हेलो एवरीवन, लीगल बज़ now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी, प्री और मैथ्स परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, लीगल बज़ रिवीजन रोज में आज फिर से हम कुछ नया सीखेंगे, जानेंगे। तो आज हम CRPC 1973 से कुछ नया सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं CRPC से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे आपको पहला टर्म है CRPC के बारे में कि CRPC 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीडर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब इन्फोर्स हुई थी, कब प्रवर्त हुई थी। तो इसको याद रखना है। स्टेट को काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 अप्रैल 1974 को ये इन्फोर्स हुई थी। CRPC कब इन्फोर्स हुई थी? 1 अप्रैल 1974 को इन्फोर्स हुई थी। विस्तार क्षेत्र की अगर CRPC का जो विस्तार क्षेत्र क्या है, क्या ये संपूर्ण भारत पर लागू है? तो जी हाँ, अब ये संपूर्ण भारत पर लागू है। पहले हम पढ़ते थे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर यह जो है संपूर्ण भारत पर लागू है, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी ये CRPC लागू है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, यहाँ 19 करें, 2019 जो आया, उसके बाद जो संविधान का अनुच्छेद 370 है, उसमें आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया था। और जो है इसके बाद जो है काफ़ी लगभग 119 जो हमारे एक्ट थे वो प्रभावी हो गए थे जम्मू एंड कश्मीर पर भी। तो इस तरह से CRPC भी उसमें सम्मिलित है। तो इस तरह से अब CRPC संपूर्ण भारत पर यानी जम्मू एंड कश्मीर पर भी जो है प्रभावी है, अपना प्रभाव रखता है। तो इसे आप याद रखें। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद से, या 2019 से। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद एक चीज़ और है इसमें, जब आप बैरक का सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र, यानी नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र जो है उस पर CRPC के जो प्रोविज़न है चैप्टर 8, 10 और 11 के प्रोविज़न लागू होते हैं, बाकी प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसको अटैच करेंगे, हम पढ़ेंगे कि विस्तार क्षेत्र यानी संपूर्ण भारत पर लागू है, लेकिन नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों पर लागू अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर केवल CRPC के जो चैप्टर 8, 10 और 11 के प्रोविज़न ही प्रभावी हैं। यहाँ पर भी आप कन्फ्यूजन काफ़ी स्टूडेंट में क्रिएट होता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया, तो क्या उससे जम्मू एंड कश्मीर के अलावा ये नागालैंड राज्य जनजाति क्षेत्रों पर भी प्रभावी हो गया? तो नहीं, यहाँ एक्सेप्शन यहाँ पर अभी भी लागू है। नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों पर ओनली CRPC के चैप्टर 8, 10 और 11 जो है यही इन्हीं चैप्टर्स के जो प्रोविज़न है इन क्षेत्रों पर लागू है। बाकी के प्रोविज़न जो है स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वह अधिसूचना द्वारा प्रभावी कर सकती है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इसे आप ध्यान रखें। आगे की ओर बढ़ते हैं। CRPC राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, यानी जब ये एक्ट बना तो उसको प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसकी डेट याद रखें, 25 जनवरी 1974 को जो है राष्ट्रपति जो है उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे CRPC के लिए, इसके प्रवर्तन के लिए। तो एक्ट नंबर 2 है CRPC का। कई बार पूछा जाता है कि CRPC का एक्ट नंबर क्या है, तो एक्ट नंबर 2 है। सेक्शन कितने हैं? 484 सेक्शन है। आपको जनरल जानकारी याद होनी चाहिए कि कितने सेक्शन है। तो 484 484 सेक्शन है, 2 अनुसूचियां हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। आगे विशेषता की बात करें कि CRPC की विशेषता क्या है, तो CRPC की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये जुडिशरी सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सिस्टम यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को डिफरेंट करता है, यानी उसमें भिन्नता लाता है, जिससे वो अपना अपना कार्य जो है संतुलित रूप से कर सकें। तो यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। आगे की ओर बढ़ते हैं। जांच और विचारण, जैसे जांच जो है उसकी परिभाषा CRPC का सेक्शन जो 2G है उसमें बताई गई है, जहां आप उसको रीड कर सकते हैं। और विचारण, तो जांच और विचारण की यहाँ परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ जांच और विचारण किस प्रकार की प्रक्रिया है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, यानी जुडिशल प्रोसेस है। यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो है जांच जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये न्यायिक प्रक्रिया है। विचारण जो होता है किसी भी मैटर पर न्यायालय के समक्ष, तो किसी भी मामले में, तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो वो न्यायिक प्रक्रिया है। तो इसे आप क्लियरिफाई कर लें।
नेक्स्ट टर्म है अन्वेषण। तो अन्वेषण के बारे में बताया गया है कि जब अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तो किस उद्देश्य से किया जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो है अन्वेषण यानी अन्वेषण का उद्देश्य क्या है। तो अन्वेषण का जो मेनली उद्देश्य ये होता है एविडेंस कलेक्ट करना, यानी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो है अन्वेषण का कार्य किया जाता है पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर पास किए जाते हैं। तो ये अन्वेषण के उद्देश्य के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या है। तो एविडेंस कलेक्ट करना है। और अन्वेषण की परिभाषा अगर हम पढ़ना चाहें तो इसे में याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है कि अन्वेषण ऑब्जेक्टिव में आता है कि अन्वेषण कहाँ बताया गया है। तो सेक्शन 2H 2I, तो इस तरह से आपको याद रखना है। सेक्शन 2H में जो है अन्वेषण की जो है परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट टर्म है हमारा जमानती अपराध। जमानती अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 2A में बताए गए हैं, यहाँ आप इसको रीड कर सकते हैं। और जमानती अपराध की बात करें तो हमने पहले भी काफ़ी पढ़ा है, सीखा है। जो फर्स्ट शेड्यूल यानी सीआरपीसी का जो प्रथम अनुसूची में लिस्ट बताई गई है कि कौन से ऑफेंस जो है जमानती हैं, जिनमें जमानत जो है अपराधी को मिल सकती है या किसी ने क्राइम किया है तो उसमें मिल सकती है। तो ये बताया गया है सेक्शन 2A में कि जो प्रथम अनुसूची में जो बताए गए अपराध होते हैं वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और इसके अलावा जो अन्य लॉ में अगर 3 वर्ष से कम की सजा का प्रोविजन है किसी क्राइम के लिए तो वह भी जमानती अपराध होते हैं। इसे भी याद रखें। एक तो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में बताए गए हैं या फिर किसी अन्य लॉ में किसी क्रिमिनल को अगर पनिशमेंट दिया गया है, यदि वह पनिशमेंट 3 वर्ष से कम का है, यदि वह पनिशमेंट 3 वर्ष से कम सजा का है, कारावास की सजा का है, तो वह जमानती है, बेलेबल है। और इसमें जो भी अभियुक्त होता है उसको जमानत का अधिकार यानी जमानत की मांग करने का राइट होता है। उसी तरह से अजमानती अपराध की बात करें तो यहाँ पर अजमानती जो अपराध होते हैं गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जिसमें किसी क्रिमिनल को किसी क्राइम के बदले जो है डेथ पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड का दिया जा सकता है, आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है और 3 वर्ष से अधिक की सजा का जिसमें प्रोविज़न है। तो इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं जिसमें ये सजाएं दी जाती है गंभीर प्रकृति के मामलों में, तो वह जमानती अपराध होते हैं और इसमें अभियुक्त जो है उसको जमानत करने का राइट नहीं होता है, ये याद रखें आप। और इसमें एक टर्म और है, बिना वारंट के पुलिस अधिकारी उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट या कोर्ट के वारंट की आवश्यकता नहीं होती है इसे गंभीर अपराध में किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और इसमें एक चीज़ और याद रखें कि इस तरह के अगर क्राइम किए जाते हैं तो जो अभियुक्त होता है, क्रिमिनल होता है, उसको जो है जमानत की मांग करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये नेसेसरी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखें। उसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा संज्ञेय अपराध। तो इसकी परिभाषा सेक्शन 2C याद रखें। संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? 2C सेक्शन 2C सीआरपीसी में दी गई है। और यहाँ पर भी जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं संज्ञेय अपराध कौन से हैं वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। और संज्ञेय अपराधों में जो है मुख्य रूप से मेन एलिमेंट ये है कि पुलिस बिना वारंट के किसी क्रिमिनल को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं संज्ञेय अपराध। और असंज्ञेय अपराध की बात करें तो सेक्शन 2L सीआरपीसी का इसको डिफाइन करता है। और यह थोड़े कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं जिसमें पुलिस जो है वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट के वारंट की आवश्यकता क्रिमिनल को पकड़ने के लिए होती है। तो इसे ये याद रखें कि संज्ञेय अपराध सेक्शन 2C में है और असंज्ञेय अपराध सेक्शन 2L में है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा समन मामला। समन मामला जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेक्शन 2W में इसको परिभाषित किया गया है कि समन मामला क्या होता है। तो समन मामले की जो परिभाषा हम पढ़ते हैं तो वो उसमें बताया गया है कि जो वारंट मामला नहीं है, यानी समन मामले कम गंभीर प्रकृति के हुए क्योंकि ये वारंट मामले नहीं हैं। और ये जनरली जो है परिवार जब मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है या समस्या होती है, उसके साथ कुछ हुआ है, तो उस संबंध में अगर परिवार से प्रारंभ होते हैं तो इस तरह के मामले समन मामले कहलाते हैं, जिसमें किसी भी जो अपराधी है या कोई उसने कोई क्राइम किया है किसी व्यक्ति ने, तो उसको 2 वर्ष तक की सजा का प्रोविज़न है, 2 वर्ष से ज़्यादा का नहीं। और उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है या सजा और जुर्माना दोनों जो है मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये समन मामले होते हैं जो वारंट मामले यानी कम गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं, जो परिवार से स्टार्ट होते हैं, वो समन मामले कहलाते हैं।
उसी तरह से गंभीर प्रकृति के जो मैटर होते हैं वो वारंट मामले कहलाते हैं, जो सेक्शन 2X में बताए गए हैं। याद रखें, समन मामले सेक्शन 2W में बताए गए हैं और वारंट मामले सेक्शन जो है 2X में बताए गए हैं। और जो वारंट मामले होते हैं वो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं, जिसमें जो है मृत्युदंड किसी क्रिमिनल को दिया जाता है किसी क्राइम के बदले, आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। आजीवन कारावास हमेशा कठोर होता है, याद रखें। और जो 2 वर्ष से अधिक का जिसमें पनिशमेंट कारावास का दिया जाता है, तो वह वारंट मामले होते हैं। तो इस तरह से ये आप इनको ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो जनरली सीआरपीसी के मेन जिनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज हमने काफ़ी कुछ रिवीजन किया, कुछ चीज़ों को सीखा, डिस्कस किया। तो नेक्स्ट रिवीजन डोज में फिर से हम कुछ नया सीखेंगे, जानते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और लीगल बज ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर यूजीसी प्री और मेंस यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का आप प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज ऐप डाउनलोड करें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।